अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टर्स जो हैं वो एक्चुअली कैसे नज़र आते हैं। हमने देखा कि रेजिस्टर जो हैं वो उनकी इंटरनली रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टर जो है वो फिज़िकली, जैसे हमने कैपेसिटर देखा था कि वो कई तरह के होते हैं, तो रेजिस्टर जो है वो किस तरह के होते हैं। सो कार्बन रेजिस्टर्स आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। They consist of a high graded ceramic rod. So ये वाली रॉड जो आपको नज़र आ रही है ये इसके पूरे अंदर से गुजर रही है। So ये रॉड जो है ये आपकी सेरामिक रॉड है, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट ऑन विच इज डिपॉजिट अ थिन रेजिस्टिव लेयर ऑफ कार्बन। सो ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो सिलेंडर सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये कार्बन की लेयर है जो हमने इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट की हुई है, ठीक है। सो आप अगर कॉलेज खुलते हैं तो लैब में आएंगे, मैं आपको ये रजिस्टर दिखाऊंगी भी। तो ये आपके पास एक रॉड है, सबस्ट्रेट है, और उसके ऊपर आपने एक लेयर डिपॉजिट की है कार्बन की, ठीक। सो अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये तो रजिस्टर हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर जो है वो कितने ओहम का है। उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसके ऊपर कलर्स जो है उसकी कोडिंग कर देते हैं। तो कलर कोड जो है वो हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो अगर आपके पास इस तरह के आपके पास कोई 4 कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके मुताबिक हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर जो है, मतलब हम कलर्स को लेकर हर कलर का एक नंबर है, भी हम ऊपर टेबल में देखते हैं। तो वो नंबर से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कितनी है। तो लेट्स से अगर आपके पास, ये देखिए इस टेबल पे, अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो उसकी वैल्यू 0 है, यानी जहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर नजर आएगा आप उसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे। और ब्राउन की वैल्यू 1 है, रेड की 2 है, ऑरेंज की 3 है। यूजुअली आपको ये वैल्यू याद करनी होती है, बट ये इतना जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आता कि एक पिक्चर बनी हो और आपको ज़ुबानी आपको इनको रिकॉल करके तो कलर कोड निकालना हो, बट इट्स सेफ कि आप इन वैल्यूज़ को याद कर लें, ठीक है। तो ये हर कलर की आपको उसने एक वैल्यू असाइन की हुई है। और अब कोडिंग कैसे होगी, अब डिजिट्स कैसे पता चलेंगे हमें कि ये कितने का रजिस्टर है। जो हमारा फर्स्ट कलर होगा, अब और ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट कलर किधर से लेना है, जो एंड वाला आपका ये है ना कलर, वो या तो गोल्डन होगा या फिर सिल्वर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कलर जो है वो आपने गोल्डन या सिल्वर को नहीं लेना, बल्कि इस तरफ से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट कलर जो आपको फर्स्ट डिजिट देगा, जैसे अगर फर्स्ट कलर लेट से वाइट होता तो आप 9 लिखते, ठीक है। तो फर्स्ट कलर आपको फर्स्ट डिजिट देगा, सेकंड कलर आपको सेकंड डिजिट देगा, और जो थर्ड कलर है वो आपको बताएगा कि उस सेकंड डिजिट के आगे कितने नंबर ऑफ जीरोस लगाने हैं, ठीक हो गया। और फिर जो फोर्थ कलर होगा वो या तो गोल्डन होगा या गोल्ड होगा, ये या फिर सिल्वर होगा। ये फोर्थ कलर जो है ये हमें सिंपली ये बताएगा कि जो पीछे तीनों कलर से आपका नंबर बना है उस नंबर में कितनी वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। उसकी टॉलरेंस क्या है, इसको टॉलरेंस हम कहते हैं। या इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर आपका लेट्स से ये अब आपके पास, इफ़ आई कैन सी इट करेक्टली, तो ये आपके पास कोई कलर्स बन रहे हैं, रेड है और सॉरी ऑरेंज है, रेड है और पिंक है, पिंक, नॉट पिंक बट वॉयलेट कलर है। सो ये आपका रेड हो गया फर्स्ट वाला कलर। मेरा ख्याल है इसने नीचे जो है वो इसी की भी हुई है। सो ये हमारा रेड कलर हो गया। तो रेड कलर की वैल्यू ऊपर से आप देखें टेबल में वो आपके पास है 2, ठीक है। और जो ये वॉयलेट कलर है उसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। पहला कलर पहला डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट, थर्ड कलर बताएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो थर्ड कलर जो है वो आपका ऑरेंज है, और ऑरेंज जो है उसकी वैल्यू आपके पास है 3, मतलब है 3 ज़ीरो साथ लगेंगे। तो 2 7 एंड 3 ज़ीरोज़। और फोर्थ कलर जो है वो टॉलरेंस बताएगा। अगर फोर्थ कलर गोल्ड होता तो टॉलरेंस 5% होती, और अगर वो सिल्वर होता तो 10% होती। इस केस में वो सिल्वर है तो ये 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 27,000 जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 27,000, इस वैल्यू के 10% ऊपर और 10% नीचे एक्सपेक्ट करें अपनी रेजिस्टेंस को,
ठीक है, यानी अब हमारे पास एक रेंज ऑफ रेजिस्टेंस आ गई है जिसके अंदर अंदर ये रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस देगा आपको, यानी एग्जैक्टली आपके पास ये 27,000 वाली रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस आपके पास बन रही है कुछ 24,300 से लेकर 29,700 तक। ठीक है, इन 27,000 से नीचे भी 10% आपने देखना है और ऊपर भी 10% देखना है। आई होप इसको करके 10% यही वाली वैल्यूज आ रही हैं। सो और 10% ज़ाहिर है आप निकालते कैसे हैं, 10 से डिवाइड करके। तो 10 से डिवाइड करके 10% निकाल के इसमें से 10% माइनस भी कर दें, वो उसकी लोअर रेंज आ जाएगी, लोअर वैल्यू आ जाएगी, और इसमें 10% ऐड कर दें, उसकी वो अपर वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो रेंज आपको नज़र आ रही है 24,300 से लेकर 29,700 तक, ये इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो होगी, यानी इसके बीच में कोई भी वैल्यू ये रजिस्टर दे सकता है, 27,000 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। ठीक हो गया। तो इस तरह आप जो है वो तो टॉलरेंस जो है, अब ये देखिए टॉलरेंस जो है, अगर आपको ना तो गोल्ड की दी हुई है लेयर और ना ही अगर आपको सिल्वर दी हुई है, बल्कि 3 सिर्फ आपके बैंड्स हैं, चौथा बैंड है ही नहीं, तो इट्स अंडरस्टूड कि जो टॉलरेंस है वो 20% होगी। ठीक है, यानी अगर आपको चौथा बैंड ही नहीं दिया हुआ ये फाइंड करने के लिए कि टॉलरेंस 5% है या 10% है, तो आप क्या करोगे, इट्स अंडरस्टूड कि आपकी जो टॉलरेंस है वो 20% है, यानी अब ज़्यादा वेरिएशन होगी रेंज के अंदर। बाय टॉलरेंस वी मीन द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू। ठीक है, मार्क वैल्यू लाइक ऊपर वाले केस में मार्क वैल्यू 27,000 थी, जो वेरिएशन है वो 24,300 से लेकर 29,700 तक वेरिएशन आ सकती है आपके रेजिस्टेंस में। ठीक हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 ओहम का रेजिस्टर है, ये 1000 ओहम का रेजिस्टर है, तो इसके अंदर अगर 10% आप वेरिएशन देखें या टॉलरेंस अगर इसकी 10% हो, तो क्या होगा कि इसको 10 से डिवाइड करें तो आपके पास 100 आएगा, 100 इसमें से माइनस करें तो 900, ऐड करें तो 1100, तो 900 से लेकर 1100 तक की रेंज होगी इस रजिस्टर की, जिसकी वैल्यू 1000 ओहम है और उसकी टॉलरेंस 10% है। अगर इसकी लेट से जो इसकी टॉलरेंस है वो 5% होती, ठीक है, 5% होती तो 1000 ओहम्स, तो 1000 ओहम के रजिस्टर की अगर वैल्यू आपके पास 5% होती, तो क्या होता, आप 5% निकालते इसका, 5% क्या होगा, 10% का हाफ यानी 50, 10% 100 था, 5% 50 होगा, तो 50 को इसमें से ऐड भी कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो ये हो जाएगा 950 से लेकर 1050 तक। ठीक हो गया। तो यानी 1000 ओहम वाले रजिस्टर की अगर 5% टॉलरेंस होती, तो उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी 950 टू 1050 होनी चाहिए। ठीक है, या उस रेंज के अंदर लाई कर रही होगी। तो इस तरह आपको कोई भी रजिस्टर दिया हो तो आप बता सकते हो कि उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू या मार्क वैल्यू जो है वो भी आप बता सकते हैं। अब हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है रियोस्टेट, और रियोस्टेट जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ वायर, तो जो कि एक हमने सिलेंडर के ऊपर, इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वाउंड की हुई है। ठीक हो गया, इट्स अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वायर वाउंड का मतलब है कि लाइक हमने वायर जो है वाउंड की हुई है और इसको हम यूज करते हैं एज वेरिएबल रेजिस्टर। It consists of a bare manganese wire. So manganese is a metal. So this is a metallic wire wound over a insulating cylinder. So ये जो गोल से आपको नजर आ रहा है ये सिलेंडर है और उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह से अपनी वायर जो है उसको बाउंड किया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये इसको, इस डिवाइस को हम रियोस्टेट कहते हैं। और ये कि ये जो डिवाइस है ये भी अगर आप लैब में आएंगे मुझे याद कराइएगा, मैं आपको ये डिवाइस भी दिखाऊंगी। बहुत ही करीब करीब उन्होंने इसको, इसके ऊपर जो है ये वायर जो है इनके दरमियान कोई कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता, इतना करीब करीब इन्होंने इसके ऊपर जो है इसको बाउंड किया होता है। ठीक है, तो अब इसको काम कैसे करता है ये, तो ये देखो कि आप इसके ऊपर वायर बाउंड करोगे तो एक सिरा यहाँ से निकल आएगा बाहर, यहाँ से ये वाला ए। ठीक हो गया,
दूसरा सिरा यहाँ से बाहर निकल आएगा बी, हमने सिलेंडर के ऊपर पूरा बाउंड कर दिया तो 2 सिरे हो गए ना उसके, एक सिरा ए हो गया और एक दूसरा बी हो गया। अब इसके ऊपर एक तीसरा बी होता है, सो हमारे पास 2 लाइक टर्मिनल आ गए ए एंड बी। अब तीसरा जो टर्मिनल है ना वो एक वायर है सिंपल, उस वायर को हमने ऊपर से यहाँ से एक तो इसके साथ अटैच किया हुआ है, इसको आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट समझ लो, जॉकी समझ लो। ये जो जॉकी है जब इसके साथ लगेगी यानी इस सिलेंडर के साथ अटैच होगी तो क्या होगा कि ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये वायर जो है वो इसके साथ जो है वो अभी हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये मतलब कांटेक्ट है, यहाँ से ये वायर जो है वो इसके साथ लग सकती है, इस सिलेंडर के साथ जो है वो अटैच हो सकती है। और दूसरा सिरा इसका हमने वैसे छोड़ा हुआ है, तो ये तीसरा टर्मिनल हो गया हमारा सी। ठीक है, तो 3 टर्मिनल है, 2 तो हमारी वो जो लंबी वाली वायर है जिसको हमने वाउंड किया हुआ है उसके सिरे हो गए ए और बी, और तीसरा ये छोटी सी वायर जो हमने एक साइड पे तो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ लगाई हुई है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब है कि ये इस वायर को कनेक्ट कर देगा इस सिलेंडर की वायर के साथ। और स्लाइडिंग इसलिए क्योंकि ये स्लाइड कर सकता है, ये ऊपर एक रेल सी लगी हुई है ना, इसके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है। सो यहाँ पे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है तो आपको दिखाने के लिए। सो इस तरह के 3 हमारे पास जो है वो टर्मिनल्स आ गए हैं। इसको अगर हम सर्किट में ड्रॉ करें या अगर हम देखें कि सर्किट इसका व्यू कैसा होगा तो इस तरह का होगा कि ये ए टर्मिनल हो गया, रेजिस्टेंस को जाहिर है आप इस तरह शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, और ये बी हो गया टर्मिनल, ये सारी वो वायर है। और सी टर्मिनल जो है वो देखो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आपने इस तरह एरो से शो करना है और दूसरा जो उसका सिरा है वो सी है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह का हमारा रियोस्टेट है और इसको हम यूज़ करते हैं 2 तरह से। पहला तरीका क्या है, या तरीका नहीं इसको हम कह लें कि एज आप 2 पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। पहला पर्पज़ आपका क्या है कि आप इसको यूज़ करते हो एज वेरिएबल रेजिस्टर। तो आप जो है वो वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज़ करने के लिए इसको क्या करेंगे कि जो भी चीज़ आपने जिसमें भी आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए है, यानी आपको ये चाहिए कि आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके देखनी है कि आपका सर्किट या जो भी चीज़ है वो कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, आपने ये करना है कि आपने आपको एक डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करोगे कि आप वो वाला अपना सर्किट जो है वो ए और सी पॉइंट के दरमियान जो है वो पुट कर दोगे, यानी आपका सर्किट जो है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका सर्किट है, लेट्स से उसमें बल्ब लगा हुआ है और लेट्स से एक बैटरी भी है, इस तरह करके तो आपने ए और सी पॉइंट के दरमियान अपने सर्किट को रख दिया। और अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें इस सर्किट के अंदर वेरिएबल रेजिस्टर चाहिए तो हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो कि इस रेल के ऊपर मूव कर सकता है उसको आगे पीछे मूव करेंगे। तो आप देखो कि अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अगर हम इस डायग्राम से देखें, अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा, ए और सी पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि वायर कम हो गई ना। आपको पता है कि हमने हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर वायर की लेंथ छोटी कर दोगे आप तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं इस तरफ मूव करूंगी तो लेंथ छोटी हो जाएगी वायर की, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। और अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ मूव करती हूँ टुवर्ड्स राइट तो क्या होगा कि आपका जो लेंथ है वायर की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह ये जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट होगा उसके अंदर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे पीछे मूव करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह जो रियोस्टेट है वो एज वेरिएबल रेजिस्टर यूज होता है। यूजुअली हमारे जो एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे एफएससी में उसमें रियोस्टेट जो है वो हम यूज़ नहीं करते एज वेरिएबल रेजिस्टर, हम कुछ और रेजिस्टेंस बॉक्सेस यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए। बट ये एक तरीका है जो कि यूज़ किया जाता था रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, यानी आप अपने सर्किट को पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान रखेंगे और फिर जो पॉइंट आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको, अब देखो ना ये वाली वायर हो, अब आपका जो सर्किट है उसके अंदर कौन कौन सी वायर होगी, एक तो ये वाली स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ और फिर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की जो छोटी सी वायर है जो सी पॉइंट तक जा रही है ये होगी। अब बी पॉइंट वाली सारी वायर यानी ये वाली जो सारी वायर है जो रेड आपको नजर नहीं आ रही, ये वाली वायर रेड नजर आ रही है
और ये जो वायर रेड नज़र नहीं आ रही, ये सारी वायर जो है वो एक्सक्लूडेड होगी, इसकी रेजिस्टेंस ऐड नहीं होगी सर्किट में। जैसे से आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर मूव करते रहेंगे टुवर्ड्स राइट, तो ये वायर ऐड होती रहेगी होती रहेगी। जैसे आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बिल्कुल इस जगह पर ले आएंगे, यानी बिल्कुल इस जगह पर ले आएंगे, इस जगह पर, तो क्या होगा, आप पूरी पूरे के पूरे रेजिस्टर रियोस्टेट को यूज़ कर रहे हैं, यानी सारी रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, टुवर्ड्स राइट जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गया इसका यूज़, यानी रियोस्टेट का यूज़ एज वेरिएबल रेजिस्टर। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ एज वेरिएबल जो है वो क्या इसको कहते हैं, एज पोटेंशियल डिवाइडर कैसे होगा, यानी हम इससे इसको यूज़ करते हुए पोटेंशियल को भी हम वेरी कर सकते हैं। सो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे हम देखते हैं कि कैसे यूज़ होगा। सो उसके लिए देखें कि वही वाला हम रियोस्टेट जो है उसको हमने इस तरह लगाया हुआ है। तो ये पहले हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ था, इसको हमने वर्टिकल रख दिया है। सो पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा और पॉइंट सी ये है। और अब आपने जब इसको वेरिएबल यानी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करना है, आप अपना जो सर्किट है उसको लगाएंगे पॉइंट सी और पॉइंट बी के दरमियान। पहले हमने ए और सी के दरमियान लगाया था, अब हम सी और बी के दरमियान वो जो भी चीज़ है जिसके अराउंड आपने पोटेंशियल को डिवाइड करना है, या पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल पोटेंशियल पुट करना है। लेट्स से आपके पास 12 वोल्ट्स की बैटरी है और आपका जो सर्किट है उसमें आपको पता करना है कि 3 वोल्ट्स पे क्या होता है, फिर आपको ये मालूम करना है कि 5 वोल्ट्स पे क्या होगा या 6 वोल्ट्स पे क्या होगा। तो आपको वोल्टेज चेंज करके, तो आपकी लेट्स से आपके पास ये बैटरी है, ये 12 वोल्ट्स की है, तो आपके पास इस बैटरी में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बटन नहीं है जिससे आप इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करें। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे एक रियोस्टेट लगाएंगे और उसके ज़रिए इस 12 वोल्ट्स को जो है वो चेंज करेंगे, यानी 12 वोल्ट्स के नीचे कितने पोटेंशियल आपके पास आ सकते हैं, 12 पोटेंशियल आ सकते हैं ना, 1 वोल्ट 3 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह। तो आपके पास वो सारे पोटेंशियल जो हैं वो इस रियोस्टेट की मदद से आ जाएंगे। यानी 12 वोल्ट से बढ़ तो नहीं सकता पोटेंशियल, लेकिन 12 वोल्ट से नीचे आप पोटेंशियल को की डिफरेंट वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने पॉइंट सी और पॉइंट बी के दरमियान अपना पोटेंशियल वो जो भी सर्किट है जिसमें आपको पोटेंशियल वेरी करना है वो आप लगा देंगे। अब देखो कि ये आपकी टोटल बैटरी है, ये आपको कोई पोटेंशियल ले रही है V, लेट्स से हमने एग्जांपल के तौर पे 12 वोल्ट्स लिया, बट कोई लेट्स से आपके पास V पोटेंशियल ले रही है। अब इसका पोटेंशियल सारे का सारा अपीयर होगा A और B पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, यानी ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है इसके दरमियान पोटेंशियल है V, और वही V पोटेंशियल जो है वो A और B के अक्रॉस जो है वो डिपॉजिट हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है। यानी ए और बी का पोटेंशियल जो है वो क्या है, ए और बी के पॉइंट के दरमियान, यानी पूरी जो वायर है उसके दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो क्या है, वी। सो वी हमें पता है इज इक्वल होता है आई आर के। तो इसका मतलब आर जो है वो इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस है, ये वाली आर, और आई जो है वो इस वायर में से गुजरने वाला करंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हम आई निकालें तो आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से जो I गुजर रहा है करंट, उसकी वैल्यू है V डिवाइडेड बाय R। ठीक हो गया। अब अगर हम ये करें तो C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो क्या कर रहा है, A और B रेजिस्टेंसेस को दो में डिवाइड कर रहा है। एक तो होगी रेजिस्टेंस AC और दूसरी होगी रेजिस्टेंस BC। अब जो रेजिस्टेंस BC है हमारे सर्किट से में सिर्फ वही वाली रेजिस्टेंस आ रही है ना, AC तो नहीं आ रही। यानी हमारा जो ये एक्सटर्नल सर्किट है ये वाला, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है रेजिस्टेंस BC। तो चूंकि टोटल रेजिस्टेंस R है तो हम इस जो छोटी वाली रेजिस्टेंस बन रही है उसको स्मॉल r कह देते हैं। ठीक हो गया। तो BC वाली रेजिस्टेंस को हमने कह दिया कि ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसको हमने स्मॉल r कह दिया, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। अब अगर हम देखें तो जो करंट है वो इस पूरी रेजिस्टेंस में से एक ही गुजर रहा है ना, रेजिस्टेंस में से, यानी करंट जो है आपको हमने अभी कल ही पढ़ा कि जो रेजिस्टेंसेस होती हैं जब वो सीरीज में लगी होती हैं तो उनमें से सेम करंट गुजरता है। तो अगर हम AC और BC को देखें तो दो सीरीज की रेजिस्टेंस बनती है ना ये, तो इनमें से करंट I ही गुजर रहा होगा, और यानी करंट जो है वो AC में से भी I होगा और BC में से भी I होगा, यानी करंट की वैल्यू सेम होगी। हाँ, लेकिन अगर सीरीज में लगी हो तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर टोटल पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का V है तो V में से कुछ पोटेंशियल तो AC के क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा और कुछ जो है वो BC के क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा। यानी BC के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा
वो डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जाहिर है V है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो I टाइम्स R के बराबर है, और जो सिर्फ इस जगह में से यानी C और B में से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आपने C और B के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी ली है। बात समझ आ रही है? सो VBC, सो अगर हमें ये मालूम करना हो यानी VBC, हम देखना चाह रहे हैं कि जो हम पोटेंशियल हमें हमारे सर्किट के क्रॉस मिल रहा है वो क्या है। वो पोटेंशियल क्या होगा? वो होगा इस जगह में से यानी इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट और इसकी रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू I टाइम्स R। अब R हमने स्मॉल लिखा है क्योंकि BC के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, वो कम है रेजिस्टेंस, वो स्मॉल r है। करंट को लेकिन हमने I ही लिखा है क्योंकि करंट दोनों रेजिस्टेंस में से अगर हम इनको दो कंसिडर कर लें तो सेम गुजर रहा है I। तो यहाँ पर फिर आप I की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से लेके, तो I की वैल्यू है V डिवाइडेड बाय कैपिटल R और साथ में स्मॉल r भी आ गया। सो V की वैल्यू हो गई, और इसको हम VBC लिख देते हैं क्योंकि ये वो वाला पोटेंशियल है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो VBC आपके पास क्या हो गया? स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू V। तो ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये हमें बता रहा है कि पोटेंशियल कैसे वेरी हो रहा है। ये होगा टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट्स, और ये वो पोटेंशियल हो गया जो कि हमें सर्किट में लेना है या हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है। तो और ये हो गई, इसको आप समझ लीजिए स्विच हो गया, इसको आप चेंज करेंगे आपका VBC चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। सो अब अगर स्मॉल r जो है लेट्स से एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है उसको हम मूव करते हैं A की तरफ। ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को A की तरफ मूव करेंगे तो BC यानी स्मॉल r जो है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी क्योंकि ज़्यादा वायर ऐड होगी, जितना ज़्यादा वायर ऐड होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो C को अगर हम A की तरफ मूव करते हैं वायर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वायर की लेंथ ज़्यादा होगी स्मॉल r, तो V क्या हो जाएगा, क्योंकि V जो है वो इस लीनियर ये डिपेंड कर रहा है, तो V भी क्या हो जाएगा, VBC भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा। और लेट से हम C को मूव करते हुए ए पे ही ले आते हैं, इस पॉइंट पे ले आते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि जितना पोटेंशियल R के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो कितना था 12 वोल्ट्स, अगर हमने बैटरी 12 वोल्ट्स की लगाई हुई है तो जितना पोटेंशियल जो है वो A और B के दरमियान ड्रॉप हो रहा था वो सारे का सारा आपने ले लिया है। ठीक है, और अगर सो यानी और यहाँ से अगर हम उसको देखें तो स्मॉल r जो है वो अगर हम C को मूव करते हुए A की तरफ ले आएंगे तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तो कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे रखो, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R से कैंसिल हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा V के। और अगर आप C को B की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो स्मॉल r की वैल्यू कम होती जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही आपका पोटेंशियल VBC कम होगा। सो यानी अगर आपको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे सर्किट को यूज़ करना है और अगर आपको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए तो आप क्या करोगे, C कॉन्टैक्ट जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है C उसको A की तरफ मूव करोगे, और अगर आपको कम पोटेंशियल चाहिए तो आप उसको B की तरफ मूव करोगे। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी क्रॉस, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आपने अपना वो एक्सटर्नल सर्किट लगाया होगा जिसके क्रॉस आपको डिफरेंट पोटेंशियल चाहिए, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 12 वोल्ट से रहेगी या उससे कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि आपको बैटरी दे रही है, उस बैटरी के वोल्टेज को ही हम मजीद डिवाइड करके कम वोल्टेज हासिल कर रहे हैं। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए और पूछिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह थर्मिस्टर्स पढ़ेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।